हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। वो जो एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी वो डिफरेंट इंस्टेंट्स के लिए, डिफरेंट टाइम्स के लिए और डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स के लिए थी। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि वो जो कंप्लीट मोशन होगा उस कंप्लीट मोशन में एवरेज एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या फॉर्मूला था उसका, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या फॉर्मूला था, हाफ के ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, दीज वर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। अब देखो, मेरे को एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन जब बताया था तब वहाँ एक एवरेज का फॉर्मूला बताया था। द फॉर्मूला फॉर एवरेज वॉज इंटीग्रेशन द फंक्शन वॉट एवर इट इज डॉट डी टी अपन इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, मुझे कंप्लीट उसके लिए चाहिए, मोशन के लिए, सिंगल रिवोल्यूशन के लिए चाहिए, कितना टाइम लगता है उसमें, 0 to कैपिटल टी। ठीक है, सो द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन 0 to t एफ टी। क्या है भाई, अपना जो फंक्शन है हाफ के स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी, और कौन में क्या हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन डी टी एंड 0 to t। नीचे से तो टी आएगा, कैपिटल टी है ना, सॉल्व कर लेंगे, वो आप जानते हैं इंटीग्रेशन, काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं आपने। दिस विल बी 1/t। ठीक है, और इधर से हाफ के ए स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इसमें से, अंदर या क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी एंड 0 to कैपिटल टी, और यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, दैट इज कैपिटल टी। ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ब्रेक कर सकते हैं हाफ एंगल में, और ये स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, अपन की जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो दिस विल बी t/2। तो सॉल्व कर सकते हैं आप चाहें तो, नहीं तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा 2 की जो एवरेज वैल्यू है दैट इज 1/2। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी अपनी, काइनेटिक एनर्जी एवरेज विल बी हाफ के स्क्वायर इंटू t/2 एंड इंटू टी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज विल बी व्हाट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 एंड के ए स्क्वायर। ठीक है भाई, दिस विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, जैसे अपन ने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली है ऐसे अपन एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। क्या होगी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी विल बी, फॉर्मूला वही लगाएंगे, हाफ के ए स्क्वायर, कितनी वैल्यू है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी, कंप्लीट साइकिल के लिए 0 to t, इंटीग्रेशन डी टी अगेन 0 to t। ठीक है, इंटीग्रेशन होगा अपना, एवरेज का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, हाफ के ए स्क्वायर इधर से आएगा ही, इधर से अपना 1/t, और अगेन 0 to कैपिटल टी के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए, वही 1/2 आएगी, अगेन t/2। ठीक है, तो यहाँ अपना ये अगर चाहे कॉस के लिए निकालें अपन या साइन के लिए निकालें, द वैल्यू विल बी 1/2, लिमिट टी है इसलिए t/2। सो पी एवरेज विल बी व्हाट, हाफ के ए स्क्वायर अपॉन टी इंटू क्या हो जाएगा, t/2। तो मेरे पास जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कितनी आ जाएगी,
1/4 ऑफ के स्क्वायर। ठीक है भाई, तो मेरे पास जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आ गई, 1/4 के स्क्वायर प्लस 1/4 के स्क्वायर हाफ के स्क्वायर। ठीक है, जो मेरी टोटल एनर्जी होती है। सो दिस इज द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, तो ये अपनी टोटल एनर्जी हो गई एसएचएम के अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। तो ये तो अपन ने कल प्रूव कर ही दिया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो कैसी होती है, हमेशा कंजर्व या कांस्टेंट रहती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। अब अपना जो एसएचएम है वो भी 2 टाइप का होता है ना, दैट इज हैविंग 2 टाइप। वन इज कॉल्ड लीनियर एसएचएम एंड अदर इज कॉल्ड एंगुलर एसएचएम। तो देखें अपन क्या डिफरेंस होता है दोनों में। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में चैप्टर के अंदर अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, एसएचएम इज हैविंग 2 टाइप्स है ना। फर्स्ट इज लीनियर एसएचएम, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है ना, और अपने सिलेबस में वही है। ठीक है, मैक्सिमम तो। और सेकंड जो एसएचएम होता है दैट इज एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम नाम से ही पता चल रहा है, उसके अंदर एंगल बनेगा। ये लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, ये किसके अंदर होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर। इसका जो पाथ है ना मोशन का वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसमें क्या है कि एंगुलर भी हो सकता है, लेकिन जो एंगल है ना वो वेरी स्मॉल होगा, मतलब उसको ऑलमोस्ट अपन लीनियर मोशन मान सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर पेंडुलम है ना, तो पेंडुलम का ये मोशन हो रहा है। ठीक है, ये पेंडुलम का मोशन हो रहा है। पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। अब जिस एंगल तक ये जा रहे हैं ना, जिस एंगल तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेट यहाँ आ गया अपना पेंडुलम, और ये थीटा कैसा है, वेरी स्मॉल है। अभी अपन जब इसके बारे में पढ़ेंगे ना, ये पेंडुलम जिसको अपन सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, तो अपन पढ़ेंगे कि थीटा की वैल्यू अगर अपनी लेस देन 10 डिग्री या 15 डिग्री हो तो फिर उसको अपन क्या मान लेते हैं, लीनियर एसएचएम मान लेते हैं। ठीक है, तो उसको एज लीनियर मोशन अपन ट्रीट करते हैं। ठीक है, और अगर एंगल लार्ज है, लार्ज मतलब कंसीडर करने लायक है, ठीक है, कंसीडरेबल है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन एंगुलर एसएचएम बोलेंगे। मान लो अपन यहाँ इसी के लिए ले लें तो फिर थीटा क्या हो जाएगा, ये लार्ज हो जाएगा, 40 डिग्री 45 डिग्री जो भी हो गया, फिर वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज एंगुलर एसएचएम। ठीक है, अच्छा, लीनियर एसएचएम के लिए तो अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी, क्या होती है, d2y अपॉन डिफरेंशियल इक्वेशन dt स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, और जहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या होती थी, ओमेगा इक्वल टू होता है √k अपॉन m, है ना। अच्छा, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं अपन, टाइम t और ओमेगा का रिलेशन अपन ने पढ़ा था। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, t अपॉन 2 अपॉन t, निकाला था फॉर्मूला, इसी चैप्टर में निकाला था, स्टार्टिंग में याद है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन ओमेगा। ठीक है भाई, ओमेगा इक्वल टू 2 अपॉन t होता है ना, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन ओमेगा। तो इधर से अगर मैं t निकालना चाहूँ तो 2 अपॉन ओमेगा मतलब √m अपॉन k। ये टाइम पीरियड हो सकता है किसके लिए, लीनियर एसएचएम के लिए। ठीक है, अच्छा, जब अपन लीनियर की बात करते थे ना, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता था लीनियर एसएचएम में, रीस्टोरिंग फोर्स इन लीनियर एसएचएम, वो क्या होता था, F इक्वल टू माइनस का ky, यही तो होता था, क्योंकि F डायरेक्टली प्रपोजल होता था किसके, y के माइनस y के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रपोजल, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, कि अपोजिट डायरेक्शन में, वो डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स अगर मैं एंगुलर एसएचएम में बात करूँ तो देखो, एंगुलर एसएचएम मतलब एंगुलर मोशन आ गया, है ना। तो एंगुलर मोशन आ गया मतलब सर्कुलर एक तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं होता, वहाँ क्या अप्लाई होता है, टॉर्क अप्लाई होता है। तो अपन किसकी बात करेंगे, अपन रीस्टोरिंग टॉर्क की बात करेंगे।
दिस इज रीस्टोरिंग टॉर्क इन एंगुलर एसएचएम। क्या होगा देखो, अब रीस्टोरिंग फोर्स जब लगता था लीनियर एसएचएम में, मतलब अपन फॉर एग्जांपल कोई स्प्रिंग है अपने पास है ना, स्प्रिंग को ऐसे खींच के पुल करके और छोड़ दें तो क्या होगा, उसका जो मोशन होगा दैट इज लीनियर एसएचएम। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में ऐसे पकड़ के मैंने उसको छोड़ दिया स्प्रिंग को, ठीक है, डिस्प्लेस करके, तो क्या करेगी वो ऐसे ये दो पॉइंट फिक्स पॉइंट के बीच में लीनियर मोशन, लीनियर एसएचएम करती रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पे तो अपन का क्या अप्लाई हो रहा था, फोर्स अप्लाई हो रहा था। ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट के जो भी डिस्प्लेसमेंट अपन ने दिया, लेट यहाँ से वाई डिस्प्लेसमेंट दिया तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लग रहा था, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा था। अब एंगुलर एसएचएम में क्या होगा कि एंगुलर एसएचएम में टॉर्क अप्लाई होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, और रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। मतलब जितना भी आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपना एंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नेगेटिव साइन, मतलब डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट डायरेक्शन में लगता है रीस्टोरिंग टॉर्क या फोर्स जो भी है हमेशा। तो टॉर्क इक्वल टू यहाँ से माइनस का के थीटा या सी थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो ये अपना रीस्टोरिंग टॉर्क आता है, जहाँ के क्या है, टॉर्सन कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं अपन, टॉर्सन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर एसएचएम के लिए निकाली है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन अपन एंगुलर एसएचएम के लिए निकाल सकते हैं। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। देखो अपन को यहाँ जो रीस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई होता है वो कितना होता है, दैट इज टॉर्क इक्वल टू माइनस का के थीटा। ठीक है, के थीटा मान लो, या फिर के अपन ने वहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट को माना है तो यहाँ इसको आप सी थीटा कर लेना। ठीक है, ये सी इज द टॉर्सन कांस्टेंट। ठीक है, के अपन ने स्प्रिंग कांस्टेंट को लाइट कर लिया पहले, इसलिए अपन इसको सी लाइट कर लेंगे। तो अपना ये रीस्टोरिंग टॉर्क, इसके अलावा टॉर्क का एक रिलेशन अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो टॉर्क होता है ना वो होता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि अपन को पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर किसकी इंपॉर्टेंस है, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन से पता चलता है ना अपन को कि जो अपना मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। ठीक है, बताया था मैंने, ए इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो वो क्या होता है, एसएचएम होता है। एसएचएम की कंडीशन अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के साथ टॉर्क का रिलेशन, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। कंपेयर कर दूँ 1 और 2 को, आई अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का सी थीटा। आई अल्फा की जो वैल्यू होती है क्या होती है, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का सी थीटा इक्वल टू 0। सो दिस विल बी डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई थीटा इक्वल टू 0। सी अपॉन आई को अपन लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो दिस विल बी डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। ठीक है, जहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू क्या हो गई, अंडर रूट सी अपॉन आई। अच्छा, नोटेशन अपन जानते हैं, आई इज व्हाट, आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जैसे ही भाई सर्कुलर मोशन आएगा, एंगुलर मोशन आएगा, वैसे ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपना एक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। ठीक है, तो अपन 2 टाइप का एसएचएम होता है, ये अपन ने देखा। वन इज लीनियर एसएचएम, उसको तो अपन पढ़ते ही आ रहे थे इस चैप्टर में अब तक, एंड सेकेंड वन इज एंगुलर एसएचएम। ठीक है, अब देखो अपना जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है
उसके बहुत सारे एग्जांपल्स अपन डेली लाइफ में से ले सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था, जैसे स्प्रिंग का मोशन हो गया, कोई आयरन क्लैंप है उसका मोशन हो गया, है ना, कोई वुडन ब्लॉक है उसको अपन ने पुश करके छोड़ दिया वाटर में, उसका मोशन हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स में क्या उनकी एंगुलर फ्रिक्वेंसीज होंगी, क्या उनके टाइम पीरियड होंगे। अच्छा, टाइम पीरियड तो यहाँ भी निकाल सकते हैं अपन, टी इक्वल टू 2π/ओमेगा तो 2π/√I/c। टाइम पीरियड क्या होंगे वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन को इस चैप्टर में वही देखने हैं, द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखें, our next topic is the example of simple harmonic motion, and the first example is the motion of loaded spring. ठीक है, इसको अपन स्प्रिंग पेंडुलम भी बोलते हैं। स्प्रिंग को लोड कर दें, लोड कर दें मतलब उसके साथ कोई वेट सस्पेंड कर दें, तो उसको लोडेड स्प्रिंग अपन बोलेंगे, या फिर उसको क्या बोलेंगे अपन, स्प्रिंग पेंडुलम बोलेंगे। ठीक है, तो देखो लेट मेरे पास कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसको मैंने वर्टिकली सस्पेंड कर रखा है। ये मेरे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कुछ ना कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, लेट में जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो है l। ठीक है, l इसकी लेंथ है। अब मैं क्या कर दूं कि इस स्प्रिंग को लोड कर दूं, मतलब इसके साथ कोई मास सस्पेंड कर दूं, तो क्या होगा भाई, ये एक्सटेंड हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये एक्सटेंशन इसके अंदर हो गया, मास लोड करते ही लेट इसके ऊपर मैंने ये m मास लोड कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो मेन पोजीशन थी, जो पोजीशन थी इनिशियल पोजीशन, वहाँ से लेट इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, y डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो नीचे तो इस पर ये mg तो लग ही रहा होगा, ठीक, जिसकी वजह से एक्सटेंशन इसके अंदर हुआ है। अब स्प्रिंग है तो ऑब्वियस सी बात है रीस्टोरिंग फोर्स तो लगाएगी ही वापस, तो इस पर वापस क्या लग रहा होगा, ये F रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब उनको पता है कि भाई रीस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, F इक्वल टू माइनस का k y अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया है तो, y अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में है, जैसे अपन इसको सस्पेंड करेंगे एक्सटेंशन होगा, वहाँ आगे रुक जाएगी, कोई मोशन नहीं होगा इसका, मतलब सारे फोर्स किस में आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इन इक्विलिब्रियम माइनस का k विल बी इक्वल टू व्हाट, mg। ऊपर नीचे के फोर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, बैलेंस में आ गए। ठीक है भाई, ये होगा ना, टोटल फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन ऑपोजिट है पहले ही, इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं, माइनस k प्लस mg, नेट फोर्स क्या हो गया 0, तो माइनस k इक्वल टू माइनस mg, तो k इक्वल टू क्या आ गया, mg। क्वेश्चन क्या आ गई, सेकेंड। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं कि अब यहाँ से मैं उसको और थोड़ा सा सस्पेंशन देके मैं खुद अब इसको पुल कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ये m मास इसके ऊपर था, और मैंने इसको ये एक्स्ट्रा लेट ये डेल्टा y डिस्प्लेसमेंट देके इसको क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। इसको ऐसे पकड़ के खींचा और छोड़ दिया। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये अपना मोशन स्टार्ट कर देगा।
अपना मोशन स्टार्ट कर देगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी अपन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब यहाँ अपन इसको पुश करके छोड़ेंगे तो अगेन जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, ये तो कंडीशन 1 मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, तो ये तो कंडीशन 2 हो गई। इन कंडीशन 2, इन कंडीशन थर्ड क्या होगा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ठीक है, दैट विल बी F इक्वल टू माइनस का K और कितना लगेगा y प्लस डेल्टा y, इतना ये रीस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसके ऊपर mg मास और m मास और सस्पेंडेड है तो mg और लगेगा। ठीक है, दैट मीन्स इसके ऊपर जब ये मोशन करेगा तो टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स या नेट फोर्स F जो भी होगा दैट विल बी F इक्वल टू टोटल, एक तो क्या लग रहा है F और साथ में क्या लग रहा है mg। ठीक है, दैट विल बी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस का K y प्लस डेल्टा y प्लस में क्या हो जाएगा mg। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, दैट इज माइनस का KY माइनस का K डेल्टा y प्लस का क्या हो जाएगा mg, और माइनस KY किसके इक्वल है, KY इज इक्वल टू mg। वो फर्स्ट इक्वेशन अपन फाइंड कर चुके हैं। इसका मतलब F जो इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा होगा दैट इज माइनस mg माइनस का K डेल्टा y एंड प्लस का mg। सो दैट मीन्स जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का K डेल्टा y होगी। ठीक है, इसका मतलब अभी इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है, माइनस का K डेल्टा y है। अब माइनस का K डेल्टा y है दैट मीन्स एक्सेलरेशन कितना होगा A। एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करूँ, एक्सेलरेशन क्या होता है F अपॉन m, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का K डेल्टा y और अपॉन में क्या हो जाएगा m, और K अपॉन m को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा स्क्वायर डेल्टा y। किसकी कंडीशन आई, SHM की। ये तो कंडीशन होती है SHM की, होती है ना, A इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर y इज द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब इसका जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जहाँ ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट K अपॉन m। ठीक है, तो ओमेगा दैट मीन्स एक तो K पर डिपेंड करता है, एक m पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करेगा, और K स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। इसके साथ अगर मैं टाइम पीरियड फाइंड करूँ तो T इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K। तो स्प्रिंग, लोडेड स्प्रिंग या इसको मैं स्प्रिंग पेंडुलम बोल रहा हूँ, उसका टाइम पीरियड भी ओनली मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई स्प्रिंग का पेंडुलम बनाया जाए तो वो जी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। मतलब स्प्रिंग पेंडुलम के जो ऑसिलेशन हैं उनको चाहे आप अर्थ पे करवाओ, मून पे करवाओ या फ्री स्पेस में करवाओ, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब नॉट इफेक्टेड बाय जी, भाई जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कितना भी चेंज हो जाए, फ्री फॉल हो जाए तो भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब तो यही हो गया भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक फ्री फॉलिंग लिफ्ट है, उसके अंदर अगर मैं किसी स्प्रिंग पेंडुलम को रख देता हूं तो उसके ऑसिलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जी पर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, थीटा पे भी डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंडेंट ऑन, नॉट इफेक्टेड बाय जी है ये, तो नॉट इफेक्टेड बाय थीटा। मतलब मान लो ये स्प्रिंग पेंडुलम ऐसे है अभी तो वर्टिकल, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी करूँ ना, ऐसे भी अगर मैं इसको पुल करके छोड़ दूँ तो भी यही टाइम पीरियड रहेगा, है ना, हॉरिजॉन्टल रख के। या फिर मान लो मैं इसको किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखूँ यहाँ और ऐसे इसको यहाँ से छोड़ दूँ तो भी क्या होगा, तो भी इसका जो टाइम पीरियड है और जो ऑसिलेशन है वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब स्प्रिंग से बना हुआ जो पेंडुलम है वो किसी भी फिजिकल कंडीशन में आप लेके जाएंगे, ठीक है, बस के और एम की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऑसिलेशन हमेशा कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है,
याद रहेगी ये बात। दिस इज योर स्प्रिंग पेंडुलम। अच्छा, ये तो सिंगल स्प्रिंग हो गई। अपन ऐसे स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने 10th क्लास में रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन पढ़े थे ना, 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे ही अपन स्प्रिंग्स के भी पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे के की वैल्यू चेंज होगी और के की वैल्यू के चेंज होने से टी और ओमेगा दोनों चेंज हो जाएंगे। देखें क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, अदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहले अपन देखते हैं फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, लेट आई एम हैविंग 2 स्प्रिंग्स। एक स्प्रिंग तो ये है अपनी फर्स्ट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, ठीक है। इसके साथ ही सेकंड स्प्रिंग अटैच है, दैट इज हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ठीक है। इनको सस्पेंड कर दिया, पुल कर दिया नीचे से, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो है उसके अंदर तो ये Y1 डिस्प्लेसमेंट हो गया, सेकेंड वाली जो है उसके अंदर हो गया ये Y2 एक्सटेंशन, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि भाई अगर मैं फोर्स की बात करूं, रिस्टोरिंग फोर्स ऑन ये स्प्रिंग 1, ये स्प्रिंग 2, ठीक है। ये स्प्रिंग 1 की बात करो, F इक्वल टू F1 इक्वल टू माइनस का K1 और Y1, ये हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ऐसे स्प्रिंग 2 की अगर बात करूं तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का K2Y2 हो जाएगा, ठीक है। लेट जो नेट फोर्स लगा वो F लगा। देखो मैंने इसको नीचे से पुल किया F फोर्स लगा के, कितना फोर्स लगाया F। दोनों स्प्रिंग के अंदर टेंशन सेम होगी, ठीक है। और जितना फोर्स मैंने इधर से लगाया वो टेंशन उसी के इक्वल होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। दोनों के अंदर टेंशन सेम, इसका मतलब F1 और F2 क्या हो जाएंगे, सेम, और वो इक्विलिब्रियम में किसके इक्वल, अप्लाइड फोर्स के इक्वल, ठीक है। दैट मीन्स F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई F1 इक्वल टू K1Y1 हो गया इधर से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं Y1 निकालूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का F अपॉन K1, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। ऐसे इधर से अगर मैं Y2 निकालूँ तो माइनस का F अपॉन क्या हो जाएगा, K2, इक्वेशन क्या हो गई, फोर्थ, ठीक है। सो नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y1 प्लस Y2। टोटल डिस्प्लेसमेंट Y इक्वल टू टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट, सॉरी टोटल फोर्स अपॉन नेट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो Y को लिख सकता हूँ F अपॉन K इक्वल टू, अच्छा माइनस आएगा, माइनस का F अपॉन K1 और माइनस का F अपॉन K2, ये तो कैंसिल आउट हो गए। दैट मीन्स क्या हो गया, 1 अपॉन K इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन क्या आ गया, K2। दैट मीन्स जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, सारी स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट्स के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। कब, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये तो 2 स्प्रिंग्स थी, अगर n हो तो इफ n आर कनेक्टेड, तो कितनी भी कनेक्टेड हो सबका रेसिप्रोकल ऐड कर दो, तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस डैश 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 जितनी भी हैं सबके स्प्रिंग कांस्टेंट के रेसिप्रोकल को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे,
ठीक है भाई। सब सेम हो तो K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू डैश 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 Kn इक्वल टू K हो, K डैश हो, तो 1/K इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/K डैश, तो K क्या आ जाएगा, K/N डैश। ठीक है, तो सॉरी K डैश अपॉन ये N/K डैश, तो ये K डैश अपॉन N। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या होगा, दैट विल बी रिड्यूस बाय N टाइम्स। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है, सबके रेसिप्रोकल ऐड करने हैं और मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट का रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं तो क्या होगा, ये लेट ये स्प्रिंग्स अपनी, ठीक है, अब इस पे अपन ने लेट टोटल फोर्स F लगाया, इसके अंदर F1 फोर्स, इसके अंदर F2 फोर्स, ये इसका K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट, K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा, तो देखो दोनों का K डिफरेंट है, तो दोनों की स्टिफनेस डिफरेंट होगी, तो उतनी ही डिस्प्लेसमेंट के लिए एक पे मोर फोर्स, एक पे स्मॉल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट होगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो गया। अगर फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग 1 के लिए निकालूं, F1 इक्वल टू माइनस का K1y, और स्प्रिंग 2 के लिए निकालूं तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का K2y हो जाएगा। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स दोनों का सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या आ गया, F1 प्लस F2, F इक्वल टू माइनस का Ky होता है, इक्वल टू माइनस का K1y और माइनस का K2y, तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2। इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मेरे को नेट निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो डायरेक्ट मैं क्या कर दूं, ऐड अप कर दूं। ठीक है, अगर n हो तो इफ n आर कनेक्टेड, तो सबको ऐड कर दो बस, डायरेक्ट K1 प्लस K2 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी प्रेजेंट हैं सबका मैं क्या कर दूंगा, एडिशन कर दूंगा। ठीक है, तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग्स के जो कॉम्बिनेशन है ना उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, और उनके लिए भी आप टाइम पीरियड और ओमेगा, उसको तो फॉर्मूला मेरे पास है ही, उसमें तो अपन को नेट के पुट करना है, उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो बाकी और जो एग्जांपल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।